हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, बेहतरीन, मज़ेदार, धमाकेदार। आइए करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की शुरुआत। आज हम लोग क्या बातें करने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म, डिविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन और कुछ और टॉपिक्स। करते हैं शुरुआत। करने के पहले ये बता दूं कि प्रिज्म और कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले, प्रिज्म आखिरकार होता क्या है? सर प्रिज्म क्या होता है? बेटा प्रिज्म एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास ध्यान से देख, दो रेक्टेंगुलर, जिसमें आपके पास दो रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। क्या मतलब है इस बात का? आपके पास दो सरफेसेस ऐसी हैं जहां से लाइट एंटर और एग्जिट हो रही है रिफ्रैक्शन की। ठीक है, कौन सी हैं वो दो सरफेसेस? पहले उनको हाईलाइट कर देता हूं। एक सरफेस तो ये रही, उस तरफ वाली, राइट हैंड साइड वाली। ये देखो जरा, ये दिख रही है बिल्कुल। दूसरी सरफेस कहाँ है सर? दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं। ग्रीन वाली सरफेस देखो जरा, दिख रही है? बिल्कुल सर, दिख रही है। ओके, प्रिज्म को हमने डिफाइन किया एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुल मिला के दो ट्रायंगल और तीन रेक्टेंगल्स हैं। दो ट्रायंगल और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस, तीन में से दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस के थ्रू हम लोग बातें करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो आइए जरा करते हैं शुरुआत। ये दो सरफेसेस हमारे काम की हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है। इसका अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू हमको सिर्फ ऐसा दिखेगा। इसी का अगर फ्रंट व्यू देखें, मतलब हम सामने से खड़े होकर इसको देखें, तो यही प्रिज्म हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो बीच का एंगल है ये कहलाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, या तो एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कह दिया हमने इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कह दिया हमने इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। पहले मैं ये चाहूंगा कि आप कुछ भी ना लिखें, पहले मैं ये चाहूंगा कि आप कुछ भी ना लिखें, कुछ भी ना बनाएं, सिर्फ देखते चलें। बाद में सारी बातें हम लोग कर ही लेंगे। देखते चलो बस। प्रिज्म आपने डेवलप करना सीख लिया, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग एंगल की बात आप लोगों ने कर ली। चलो बहुत शानदार। अब बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये एक प्रिज्म है। बिल्कुल है सर। हमने एक हमने एक इंसिडेंट लाइट भेजी जो रिफ्रैक्ट हुई। कैसे रिफ्रैक्ट हुई? कहाँ रिफ्रैक्ट हुई? आइए ज़रा समझते हैं। रिफ्रैक्शन समझने के लिए हमको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि एक नॉर्मल हम बना दें। तो हमने बना दिया एक नॉर्मल। ये सरफेस है, लेट्स कॉल दिस सरफेस एज पी क्यू आर। ये जो लाइट आ रही है ये है आपकी इंसिडेंट लाइट। कौन सी लाइट है मेरे भाई? ये कौन सी लाइट है? ये इंसिडेंट लाइट आपने बना दी, बहुत शानदार। अब ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। अब ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। लाइट आई, रेयरर से डेंसर गई। लाइट आई, लाइट रेयरर मीडियम से, डेफिनेटली प्रिज्म जो है डेंसर मीडियम है, ग्लास है, प्लास्टिक है, जो भी है वो डेंसर है। तो लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, इसलिए टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। तो ये जो एंगल है इसको हमने कह दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1R1। क्या कह दिया इसको हम लोगों ने? इसको हमने कह दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1R1। लाइट रिफ्रैक्ट होके आगे बढ़ी, टकराई जाके किसी पॉइंट पे, या आपने बना दिया नॉर्मल। या आपने बना दिया क्या? या आपने बना दिया नॉर्मल। या आपने बना दिया एक और नॉर्मल। अब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है। अब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? लाइट यहां जाना चाहती थी, लाइट यहां जाना चाहती थी, लेकिन लाइट
यहाँ, लेकिन लाइट यहाँ चली गई। लाइट यहाँ जाना चाहती थी लेकिन लाइट यहाँ चली गई। हाँ, ठीक है। इस एंगल को हमने कह दिया R2 और ये एंगल हमने कह दिया एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल कह दिया हमने एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या क्या नाम दिए मैंने। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखते चलना बड़े प्यार से। E एंगल ऑफ emergence, I angle of incidence, E angle of emergence, R1 R2 angle of refraction। ओके, और A क्या है? A एंगल ऑफ प्रिज्म। A क्या है? A है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। आइए बात समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं एक एक सरफेस को। जब लाइट सरफेस PQ पे एंटर कर रही थी, अभी देखो बिल्कुल बिल्कुल फ्री माइंड से देखते चलो, कुछ बनाने की कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आराम से आनंद लो तुम तो। ठीक है, जब लाइट एंटर कर रही है PQ फेस पे, तब लाइट ने एक बार डिविएशन फेस किया। कैसे कैसे सर कैसे? देखो लाइट जाना कहाँ चाहती थी और लाइट चली कहाँ गई? रोशनी निकली घर से, रोशनी निकली अपने घर से, रोशनी जाना कहाँ चाहती थी? रोशनी जाना यहाँ चाहती थी, लेकिन रोशनी चली कहाँ गई? रोशनी चली यहाँ गई। जाना यहाँ चाहती थी, चली यहाँ गई। तो ये जो है ना, ये इतना, ये क्या है मेरे भाई? अरे ये क्या है? ये डिविएशन है, इसको हमने डेल्टा 1 कह दिया। ये डिविएशन है, इसको हमने डेल्टा 1 कह दिया। आई व्हाट इज दिस? दिस इज R1। ठीक है, आई और ये R1, इसको हमने डेल्टा 1 कह दिया, डेल्टा 1। ठीक है, क्या कह दिया हमने इसको? इतने को डेल्टा 1 कह दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी बार चलो पहले मैं डेल्टा 1 की बात करता हूँ, पहले मैं डेल्टा 1 की ही बात करता हूँ। इस चित्र को देखो जरा, चित्र को देखो, तो देखो जरा इसको, तो देखो इसको, देखो तो देखो जरा, इसको देखो जरा, देख रहे हो? देख रहे हो? ये नॉर्मल है, ये PQ है। ये एंगल कितना कहा आपने? I कहा है ना? तो आगे बढ़ा दो, ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा? ये पूरा एंगल I बन जाएगा, है ना? ये पूरा एंगल I बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये एंगल I है, ये एंगल I है, ये पूरा एंगल I बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इतना एंगल R1 है, ठीक। तो डिविएशन कितना बना? डिविएशन क्या है? डिविएशन, लाइट यहाँ जाना चाहती थी, चली यहाँ गई। जाना यहाँ चाहती थी, जाना यहाँ चाहती थी, चली यहाँ गई। ये है डेल्टा। तो क्या डेल्टा को मैं I माइनस R1 लिख सकता हूँ? क्या डेल्टा 1 को, क्या पहले सरफेस के डिविएशन को, डेल्टा 1 को मैं I माइनस R1 लिख सकता हूँ? इस बात पे मैं आप सबकी सहमति चाहता हूँ, हाँ या ना बोलो। इस बात पे सभी लोग हाँ या ना बोलो। क्या डेल्टा 1 को मैं हम्म 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 डेल्टा 1 को I माइनस R1 लिख सकते हैं, तो लिख दिया हम लोगों ने। इसी तरह से जब मैं दूसरी सरफेस की बात करूंगा,
इसी प्रकार से जब मैं दूसरी सरफेस की बात करूंगा तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये दो नॉर्मल्स बना देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहली स्टेप नॉर्मल्स बना देता हूँ। आपने लाइट भेजी, आपने लाइट भेजी, एंगल पे गई, टकराई, गई, फिर यहाँ पे जाके निकल ली, और फिर यहाँ पे जाके निकल गई, बाहर निकल गई। ठीक है, लाइट आ रही है और लाइट जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपने एंगल कह दिया R1, ये एंगल कह दिया R2, और और ये एंगल कह दिया E, ये एंगल कह दिया E। अब यदि आपने इस सरफेस का नाम PR दिया है तो आप मुझे यहां से देख के बताओ कि कितना डिविएशन कॉज हुआ है। जूम करके दिखा रहा हूं, जूम करके बना रहा हूं, देख लेना ये ध्यान से, देख लेना सभी लोग ध्यान से। ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, और ये लाइट कहाँ जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। इस एंगल का नाम आपने दे दिया R2, पूरे एंगल का नाम दे दिया E। तो लाइट कहाँ जाना चाहती थी, लाइट यहां जाना चाहती थी। ओहो हो, लाइट यहां जाना चाहती थी, चली कहाँ गई यहाँ। तो डिविएशन कितना है, डिविएशन, डिविएशन इतना है Δ2। देख लो भैया ध्यान से, जाना चाहती थी, चली यहाँ गई। ठीक है, कितना होगा ये R2 है, इतना ये R2 है। तो Δ2 कितना है, E-R2। Δ2 कितना बना, Δ2 बना E-R2। Δ1 कितना लिखा था मैंने, Δ1 मैंने लिखा था I-R1। Δ2 मैंने कितना लिख दिया, Δ2 मैंने लिख दिया E-R2, I-R1, E-R2। ओहो, ओहो हो। पहले ही मैंने कहा था कि जो प्रिज्म है इसमें लाइट के आवन जावन में, लाइट के आवन जावन में इंसिडेंट और इमरजेंट रे को अगर आप देखें तो कुल मिला के कितना डिविएशन फेस हो रहा है, Δ1 प्लस Δ2 डिविएशन फेस हो रहा है। कितना डिविएशन फेस कर रही है लाइट, Δ1 प्लस Δ2 डिविएशन फेस कर रही है लाइट। Δ1 एक सरफेस पे, और Δ2, और Δ2, और Δ2 दूसरी सरफेस पे। तो टोटल डिवीजन तुमने बता दिया, कितना बता दिया मेरे भाई, Δ1 प्लस Δ2। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल डिविएशन होगा डेल्टा, वो बन जाएगा Δ1 प्लस Δ2। टोटल डिविएशन जो होगा वो बन जाएगा Δ1 प्लस Δ2। और आप यहाँ से लिख दोगे, और आप यहाँ से लिख दोगे Δ1 की वैल्यू I-R1 प्लस E-R2, यानी I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये मैंने लिख दी टोटल डेल्टा की वैल्यू। ये मैंने लिख दी टोटल डेल्टा की वैल्यू। इतनी बात ठीक है, ये है टोटल डिविएशन सफर्ड बाय द इंसिडेंट एंड द इमरजेंट रे। इतना डिविएशन सफर किया जा रहा है। ओके, ओके, बड़ी अच्छी बात है। सर 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 सर, हमने तो एक रिलेशन सुना है बड़ा फेमस, आई, ई और ए के बीच में। आप एक काम कीजिए कि हमको R1 R2 और ए के बीच में रिलेशन। ठीक है बेटे, बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान से देखते चलना। ये आपने बना दी नॉर्मल, क्या आपने बना दी, आपने भेजी इंसिडेंट रे, क्या आ गई,
इंसिडेंट रे, ये गई इंसिडेंट, ये निकल ली, ये है नॉर्मल। ओके, दो नॉर्मल्स आपने बना दिए। इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, आई ई, आपके काम की क्या बात है, आपके काम की बात ये है, आपके काम की बात इतनी, ये है R1, ये है R2, ठीक है। और हमको इसको रिलेट करना है ए से। बड़ी सिंपल बात लग रही है। आप मुझे बस एक बात बताओ कि ये 90 डिग्री है क्या? बिल्कुल है। तो नीचे वाला भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो ये R1 है तो ये 90 माइनस R1 होगा, ये 90 माइनस R2 होगा। नहीं समझे? बड़ा करके दिखा। नहीं समझे? बड़ा बना के दिखा। ये इतना जो हिस्सा है, इतना ऊपर का हिस्सा, इसको मैंने जूम कर दिया, इसको मैंने जूम कर दिया, ये वाला सफ़ेद दिखा दिया, ठीक है? समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने बना दिया नॉर्मल, बना दिया। हाँ, हो रहा है विजुअलाइज? क्या क्या किया मैंने? कौन सा ट्रायंगल बना दिया है? ठीक है ना? ये ट्रायंगल यहाँ मैंने बना दिया। इंसिडेंट रे कहाँ है भाई? ये रही इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे कहाँ है? ये रही इमर्जेंट रे। इंसिडेंट, इमर्जेंट। इस एंगल को आपने R1 कहा था, तो इतना एंगल कितना बन गया? 90 माइनस R1 बन गया, है ना? इस एंगल को आपने R2 कहा था, तो ये एंगल 90 माइनस R2 बन गया। और ये क्या है? ये एंगल A। तो अब आप लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2। कुछ नाम दे दो इसका। ये P Q R था, इसका नाम M N दे दो, ये बन गया M Q N, ठीक है? तो ट्रायंगल MQN से आपने कहा एंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस इक्वल टू 180। टोटल एंगल्स का सम कितना है? 180 है। टोटल एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल में? 180 होता है। तो आपने यहाँ से क्या लिख दिया? आपने लिख दिया एंगल A, जिसको मैं A लिख रहा हूँ, 90 प्लस 90 180 माइनस R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल टू 180। तो ये गया, A को आपने लिख दिया R1 प्लस R2, A को आपने लिख दिया R1 प्लस R2। A की वैल्यू क्या आ गई? A की वैल्यू क्या आ गई? A की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2, ठीक है? A को आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो पीछे जो डेल्टा का फॉर्मूला था वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 को आप लिख देंगे उठा के। तो ये एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा है ये, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और दो 5 स्टार बना देते, तो 6 स्टार बना दे, चलो 7 बना दे, ठीक है? 7 स्टार, 7 स्टार रेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिस इज। चलिए, हो गई इतनी बातें? चलिए, तो बातों को बढ़ाते हैं आगे। अभी हमने क्या देख लिया? हमने बात कर ली डिविएशन की। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बातें की है? हमने बात की प्रिज्म की। प्रिज्म को हमने कैसे डिफाइन किया था?
प्रिज्म एक ऐसा सिस्टम है, इट्स अ पोर्शन ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि ग्लास या कोई भी उस प्रकार का मटेरियल, enclosed by two plane surfaces inclined at some angle. These surfaces are called the refracting surfaces and the angle between them is called the refracting angle और the angle of prism. ये बातें बखूबी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बातें इस पे हम लोगों ने कर ली। ये अलग अलग प्रकार के प्रिज्म आपके सामने दिए हुए हैं, मैं इनकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इनकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को हाईलाइट कर रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा दिमाग में ना रखें कि अभी तक हमने जो देखा है सिर्फ वही प्रिज्म है, ये सब प्रिज्म है, और यही नहीं और यही नहीं, ये सब प्रिज्म है, सारे प्रिज्म है ये, ऑल दीज आर प्रिज्म, ओके, ये सब प्रिज्म है। अभी तक हमने क्या बातें की प्रिज्म के लिए? अभी तक हमने बातें ये की कि यदि प्रिज्म में लाइट इंसिडेंट होती है, यदि प्रिज्म में लाइट इंसिडेंट होती है तो वो दोनों सरफेसेस पे रिफ्रैक्ट होके फाइनली, वो दोनों सरफेसेस पे रिफ्रैक्ट होके फाइनली दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है, और इंडिविजुअली इंडिविजुअली दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे उसका होता है डिविएशन, और जो टोटल डिविएशन था वो हम समझ चुके हैं कितना है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, जिसको आपने लिखा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, और बाद में आपने ये प्रूव किया, और बाद में आपने ये प्रूव किया, और बाद में आपने ये प्रूव किया कि R1 प्लस R2 जो है वो कुल मिला के कितना है, वो कुल मिला के A के बराबर है, और यहीं से जो टोटल डिविएशन था उसको आपने लिख दिया, यहीं से जो टोटल डेल्टा था उसको आपने लिख दिया I प्लस E, या तो I1 प्लस I2 माइनस A, क्या आप लोगों ने दिया, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख दिया। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं, मेरा मानना है इतनी बातें सबको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। आपने इस बात पे एग्री किया कि यदि ये प्रिज्म है, अगर ये प्रिज्म है, इस पे इंसिडेंट लाइट गिराई जाए, इस पर इंसिडेंट लाइट गिराई जाए तो दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्ट होके ये लाइट बाहर निकलती है। एंगल्स कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, ज़रा एक बार मुझको नॉर्मल्स भी बना के दिखा दो। सर ये रही नॉर्मल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। सर ये रही नॉर्मल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मज़ा आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। ये एंगल क्या है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या है? ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब बात को सुनना थोड़ा ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो टोटल डिविएशन है वो है I प्लस E माइनस A, वो है I प्लस E माइनस A। टोटल डिविएशन जो है वो है I प्लस E माइनस A। अगर आप I चेंज करते हो तो E भी चेंज होगा, अगर आप I चेंज करते हो तो E भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, ठीक है, सुनना, इस किसके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, किसके बीच में, डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, एंगल, हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग एक एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, बिल्कुल होगा। क्या कह रहा हूं मैं? हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग एक एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, हाँ जी, बिल्कुल होगा।
हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग एक एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। बिल्कुल होगा ना, मतलब मान लो कि आप यहाँ पे से किसी एंगल पे भेज रहे हो, वहां से किसी एंगल पे निकल रही है लाइट, बिल्कुल निकल रही है ना। अगर मैं आई और ई को इंटरचेंज कर दूं तो भी डिविएशन मुझको सेम मिलेगा। मतलब दो पेयर हैं, सुनना बात ध्यान से। हर आई और ई की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, हर दो एंगल के करस्पॉन्डिंग आपके पास सेम डिविएशन है। आपके पास देखो ऐसे हर जगह पे आपको इस तरह के पेयर्स दिख रहे हैं, हर जगह पे आपको इस प्रकार के पेयर्स मिल रहे हैं। हर जगह पे आपको इस प्रकार के पेयर्स मिल रहे हैं। किसी वैल्यू ऑफ आई के लिए कुछ वैल्यू ऑफ ई है, किसी वैल्यू ऑफ आई के लिए कुछ वैल्यू ऑफ ई है ना, देख रहे हो। और सेम डेल्टा है, मतलब दो एंगल पे सेम डेल्टा, दो एंगल पे सेम डेल्टा, हर जगह थ्रू आउट ये वैलिड है। सिर्फ एक एंगल ऐसा है जब आपको डिविएशन मिनिमम मिल रहा है, सिर्फ एक एंगल ऐसा है जिसपे कि आपको डिविएशन मिला मिनिमम। ये वो एंगल है, ये वो एंगल है, ये वो एंगल है, ये वो एंगल है जिसपे डिविएशन है मिनिमम। ये कंडीशन है मिनिमम डिविएशन की। ये वो एंगल है जिस पे तुमको एंगल कितना मिल रहा, जिस पे आपको डिविएशन कितना मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। तो यहां से हम लोगों ने कह दिया, यहां से हम लोगों ने क्या कह दिया, यहां से हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहां से हम लोगों ने लिख दिया कि भाई साहब कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या होगी। यहां से हमने बात की कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या होगी। तब हमने ये कहा कि फॉर मिनिमम डिविएशन, फॉर डेल्टा मिनिमम, फॉर डेल्टा मिनिमम आई इक्वल्स टू ई, फॉर मिनिमम डिविएशन आई इक्वल्स टू ई। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कही, ये बात हम लोगों ने कही। क्या कहा हम लोगों ने, हमने कहा कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन मेरे भाई, कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर डेल्टा मिनिमम आई जो है वो ई के बराबर है। ठीक है, समझते हैं अगर आई ई के बराबर है तो क्या होने वाला है, थोड़ा ज्योमेट्री से समझते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, देख रहे हो। ये इंसिडेंट लाइट है, जा रही है, निकल गई, आई चली गई। एंगल कितना बोला, ये एंगल कितना बोला, ये एंगल ए कहा आपने, ये एंगल ए कहा आपने। इंसिडेंट लाइट आई, घूम फिर के चली गई, है ना। ये एंगल आप लोगों ने कहा था आई, ये एंगल आप लोगों ने कहा था ई, और अब आपने कह दिया कि आई और ई आपस में बराबर हैं, तो ये जो एंगल होगा ये कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है R1, ये एंगल है R1। ठीक है, ठीक है ना, अरे ठीक है ना, सही बोल रहा हूं। और ये R2 है, ये R2 है, ये R2 है, हाँ ये R2 है। ये इतना एंगल आई है
और ये R1 है, ये R2 है, ये भी I है। तो क्या मैं इतना कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर अगर ये I है, अगर ये I है, अगर ये I है, तो ये पूरा एंगल I है? बिल्कुल है। ये पूरा एंगल I है, और इतना जो एंगल है इसको मैं कुछ थीटा कह देता हूं। R1 को मैं I माइनस थीटा कह सकता हूं। कह दिया मैंने। ज्योमेट्री, सिंपल सी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, बिल्कुल थोड़ा सा एक्सटेंड किया, बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ये नॉर्मल ड्रॉप किए आपने दोनों सरफेसेस पे, आपने नॉर्मल ड्रॉप किए हैं दोनों सरफेसेस पे। आपने क्या किए हैं, आपने दोनों ही सरफेसेस पे नॉर्मल ड्रॉप किए, बिल्कुल किए, है ना। ये एंगल पूरा आई है, तो ये पूरा एंगल आई है। ये एंगल भी वापस कितना होगा, ये थीटा होगा। तो R2 को आप लिख सकते हैं वापस से आई माइनस थीटा। R2 को आपने लिख दिया फिर से आई माइनस थीटा। ठीक है, मान ली बात, मान ली बात, हम लोगों ने मान ली। आपने कहा, हमने मान लिया। आपने कहा, हमने मान लिया। मान लिया। अच्छा, किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं कि सर ये दोनों थीटा थीटा कैसे हुए, उसका भी लॉजिक बता सकता हूँ। और जब डिटेलिंग में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा और डिटेलिंग में बात कर लेते हैं, और डिटेलिंग में बात कर लेते हैं। ये देखो, ये 90 डिग्री है दोनों, ये 90 डिग्री है दोनों। हाँ गुरु, बिल्कुल है। हाँ जी, बिल्कुल है, 90 डिग्री है, मान ली। अब एक बात बताओ कि यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल भी आई है, सुनो, ये एंगल आई है अगर, ठीक, ये एंगल भी आई है, ये पूरा एंगल 90 है क्या? हाँ जी है। ये पूरा एंगल 90 है क्या? 90, ये पूरा एंगल 90 है क्या? 90 बिल्कुल है। तो अगर इस एंगल को, इतने चिंटू से एंगल को मैं थीटा कह देता हूं, है ना, थीटा 90 माइनस आई बन गया। बिल्कुल बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया। तो ये भी तो 90 माइनस आई है, तो ये भी तो थीटा ही होगा। अरे 90 और ये आई, ये भी तो थीटा होगा। और अगर ये आई, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा है। थीटा बोलो, थीटा डैश बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थीटा डैश, ये थीटा डैश, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी, ये सामने का ट्रायंगल एंगल जो है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया इन शॉर्ट आई इक्वल टू ई, तो R1 बराबर R2, R1 बराबर R2, R1 बराबर R2 कह दिया आपने, बिल्कुल, है ना, R1 बराबर R2। अब ये कंडीशन है डेल्टा मिनिमम की, मिनिमम डिविएशन की। तो आप अब लगा दो स्नेल्स लॉ। ये थोड़ा सा इसको मैं साफ कर रहा हूं। आप अब लगा दो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगा दो 1 और 2 के बीच में। μ1 को हम लोग एयर ले लेते हैं, और μ2 को हम लोग कुछ म्यू कह देते हैं, सिर्फ म्यू कह देते हैं। क्या कह दिया हमने? म्यू कह दिया। तो यहां मैं लगा रहा हूं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू μ2, जिसको कि म्यू कह दिया हमने, टाइम्स ऑफ साइन आर। बस अब यहाँ पे ध्यान दे देना, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे देना, पूरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे अगर आपने दे दिया, पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान थोड़ा देना है, ठीक है, काम पूरा हो जाएगा, बस देखना है यहाँ पे, देखते चलो। क्या बोला मैंने? हमने कहा था कि जो डेल्टा होता है, हमने कहा था जो डेल्टा होता है वो है आई प्लस ई माइनस ए। अब आई और ई को तो आपने बराबर कह दिया, तो इसको मैंने 2i माइनस ए लिख दिया। ठीक है, और अब हमने ये भी कहा कि R1 R2 आपस में बराबर है। R1 R2 यदि आपस में बराबर हैं, R1 R2 यदि आपस में बराबर हैं, तो ए को तो आपने R1 प्लस R2 लिखा था, बिल्कुल लिखा था, लिखा था ना। तो इसको आप लोग R कह दो, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो ये 2R बन गया। तो R कितना बन गया? R बन गया A/2।
आर कितना बन गया, आर बन गया a/2। और आई को क्या लिख सकते हो, आई को अब आप लिख सकते हो, ये डेल्टा जो है ये डेल्टा मिन है, डेल्टा मिन। तो आई को आप लिख सकते हो डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, ये लिख सकते हो आप आई, डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से एक्सप्रेशन बन जाएगा म्यू इक्वल्स टू, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई को लिख दिया आपने डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, आर को लिख दिया a/2, आर को लिख दिया a/2, आर को लिख दिया a/2, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। तो ये डेल्टा मिनिमम की कंडीशन आ गई आपके सामने, लिख लो इतना, लिख लो ये सब लोग ध्यान से नोट डाउन कर लो, काम की बातें नोट डाउन कर लो, काम की बातें बहुत ज़्यादा है ना। क्या कर दिया हम लोगों ने, ये वैल्यू निकाल दी। अब सुनना ज़रा ध्यान से, सुनना है ना, क्या बोला हमने, हमने कहा कि डेल्टा मिनिमम की कंडीशन ये है कि जो म्यू होगा वो है साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, ये हर तरह के प्रिज्म के लिए वैलिड है, फॉर ऑल प्रिज्म्स दिस इज वैलिड, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ऑल प्रिज्म। अब अगर इसी में हम लोग एक स्पेशल कंडीशन लगा दें, इसे ही में अगर हम लोग एक स्पेशल डिस्कशन ले आए कि जो हमारा एंगल है इज स्मॉल, ओके, कि अगर जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो छोटा है, तो हमको मालूम है कि छोटे एंगल के लिए साइन थीटा बराबर नियरली थीटा, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, ये अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे साइन थीटा को मैं थीटा ले लूंगा, है ना, और यही एक्सप्रेशन हमको कैसा दिखने लगेगा, यही एक्सप्रेशन हमको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई a/2। तो ये 2 से 2 तो कैंसल आउट हो गए, तो एक्सप्रेशन आपके सामने क्या बन गया, एक्सप्रेशन आपके सामने कुछ ऐसा बन गया, म्यू इक्वल्स टू डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, ओके, ए इधर मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा मिन का एक्सप्रेशन क्या बन गया, म्यू ए माइनस ए, यानी ए टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, ए टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, ओके, ए टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। डन, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर स्मॉल एंगल, कितना एंगल, कितना छोटा, 5 डिग्री के आसपास, ठीक है, इतनी बात है, डन डना डन डन, बातें बढ़ा दी जाए आगे। चलिए तो बातों को बढ़ाते हैं।
लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। हमने क्या बातें कर ली? हमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन की बात कर ली। मिनिमम डेविएशन में जो आर होगा वो कितना बन जाएगा? a/2 बन जाएगा, है ना। और म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मीन बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a/2। ये एक्सप्रेशन भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। कंडीशन क्या बोली हमने? कंडीशन बोली कि i इक्वल्स टू ई, i इक्वल्स टू ई। ठीक, चलो बहुत नाइस। बातें बढ़ा दी जाए। ए, चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे। ये ग्राफ भी हम लोग देख चुके हैं, ये ग्राफ भी हम लोग देख चुके हैं। एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का। हर दो पेयर के लिए सेम डेल्टा हमारे पास है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू ऑफ डेल्टा ऐसी है, सॉरी एक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसी है जिस पे जो डिविएशन है वो मिलेगा हमको मिनिमम, डिविएशन मिलेगा हमको मिनिमम। और अगर यहीं पे हम लोग बात करें स्मॉल एंगल प्रिज्म की, ओके, मैंने 5 डिग्री लिखा था तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ओके, 5 to 10 डिग्रीज मतलब अराउंड 10 डिग्री एंड नियर बाय 10 डिग्रीज, ये वैल्यू कर लेते हैं। मैंने 5 डिग्री बताया था फ्लो में, ओके, रफली, लेकिन ये है 10 डिग्री के आसपास। ओके, क्योंकि 5 डिग्री बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा प्रिज्म एंगल, उसमें हम लोग मेजरमेंट्स वैसे भी कर नहीं पाएंगे। वैसे प्रैक्टिकली हम लोग 5 डिग्री तक ही अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, लेकिन प्रिज्म के लिए प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो 5 डिग्री में मेजरमेंट करना हमको एक्चुअल में बहुत दिक्कत, बड़ा कष्टदायी हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए 10 डिग्री तक हम ये अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, इतनी बात हो चुकी है। ठीक है, चलो अब बातें बढ़ाते हैं आगे। पहले करते हैं कुछ सवाल। जरा ये सवाल पढ़ो सभी लोग, रीड दिस क्वेश्चन, क्या कहता है ये सवाल, पढ़ लो सभी लोग सवाल को, करो जरा ट्राई करो सवाल को क्या कहता है ये। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट passes through an equilateral prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence। अब आपको क्या दे के रखा हुआ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस बराबर दे के रखे हुए हैं, I इक्वल्स टू E बराबर दे के रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और क्या दे के रखा हुआ है आपको? एंड आइदर इज इक्वल टू 3/4 द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आप लोगों ने लिख दिया I इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ A। आपको निकालना है एंगल ऑफ डिविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, म्यू आपको देके रखा है 1.5। तो चलिए डिविएशन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं डिविएशन। हमको मालूम है कि एक नॉर्मल प्रिज्म के लिए, एक नॉर्मल प्रिज्म के लिए, नॉर्मल से मेरा मतलब क्या है? जिसका एंगल 10 डिग्री या उससे छोटा नहीं है ना, बड़ा एंगल है, तो उसके लिए हम लोग डेल्टा को सिंपली लिखते हैं I प्लस ई माइनस ए। कोई भी नई बात इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, वही सारी बातें हैं जो हम इतनी देर से करते आ रहे हैं। ए आप लोगों ने लिख दिया कितना? इक्विलेटरल प्रिज्म है इसलिए 60 डिग्री, उठा के रख देंगे बाद में हम लोग ए की वैल्यू 60, ए की वैल्यू 60 उठा के रख देंगे। हमको निकालना है डेल्टा, तो हमने लिखा डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए। इसको आप लोगों ने लिख दिया कितना? 2 टाइम्स ऑफ I माइनस ए, है ना, और I की वैल्यू रख दी 2 टाइम्स ऑफ I को आप लोगों ने रख दिया 3A/4, 3A/4 माइनस ए। अब ए की वैल्यू 60 उठा के रख दो। तो वैसे इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, ये बना 3/2, ये बना 3/2, तो 3/2 माइनस 1 यानी सिंपली 1/2A, ए की वैल्यू 60, आंसर आपका आया 30 डिग्री। आंसर आपका आ गया मेरे भाई इतना, आंसर आपका आ गया 30 डिग्री। आंसर आपका आ गया कितना? आंसर आपका आ गया 30 डिग्री। कितने लोगों का 30 डिग्री आ गया था? कितने लोगों का यही आंसर आया था? कितने लोगों का यही आंसर आया था 30 डिग्री? बड़ी अच्छी बात है अगर आपका भी यही आंसर आया था। चलिए 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 चलिए।
बहुत बेहतरीन, बातें बढ़ा दी जाएं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। तो ये बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53, म्यू आपको दे के रखा हुआ है 1.53, प्लेस्ड इन वाटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है यानी लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दे के रखा हुआ है 1.33। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे के रखा हुआ है 60 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन आपको निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, साइन ऑफ सम एंगल, वो भी आपको दे के रखा हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन आपको पता करना है। अब हमने क्या कंडीशन लिखी थी? हमने कंडीशन लिखी थी कि डेल्टा मिन जो है वो है आई प्लस ई दोनों बराबर माइनस ए। ओके, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ओके, आई को आप लोगों ने लिख दिया था डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, आर को लिखा था आप लोगों ने ए डिवाइडेड बाय 2। तो यही किया था, यही तो किया था। अब आपको क्या बोल के रखा है कि जो प्रिज्म है वो हवा में ना रखा होके कहाँ रख दिया आपने? प्रिज्म को आपने कहाँ रख दिया? प्रिज्म को आपने पानी में रख दिया। प्रिज्म को आपने पानी में रख दिया। तो क्या मॉडिफिकेशन आएगा? बस स्नेल्स लॉ में थोड़ा सा चेंज आएगा। स्नेल्स लॉ में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या करेंगे हम लोग? स्नेल्स लॉ को हम लोग फिर से लिख देंगे। स्नेल्स लॉ की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। स्नेल्स लॉ की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखना ज़रा ध्यान से। ये हम लोगों ने लिख दिया क्या? ये हम लोगों ने लिख दिया म्यू वाटर यानी म्यू1, और ये हम लोगों ने लिख दिया म्यू लेंस। ठीक है, म्यू वाटर म्यू लेंस। म्यू1 टाइम्स ऑफ साइन आई, म्यू1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू म्यू2, जिसमें लाइट जा रही है, टाइम्स ऑफ साइन आर। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं ऐसा। म्यू वाटर 1.33 टाइम्स ऑफ साइन आई, आई को आपने लिख दिया साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस ए बाई 2, साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस ए बटे 2। ओके, इक्वल्स टू म्यू लेंस कितना है? 1.53, 1.53 टाइम्स ऑफ साइन आर, और आर कितना है? आर 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 है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ए बाई 2 लिख देते हैं साइड में, इक्वल टू ए बाई 2 यानी 30 डिग्री। ओके, ये कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा साइन ऑफ ये पूरा जो टर्म है, इसको मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ओके, सुनते चलना, इक्वल्स टू 1.33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.5, यानी ये बन जाएगा 2.66 डिवाइडेड बाई 1.53, 2.66 डिवाइडेड बाई 1.53। ओके, रफली इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, तो ये कितना आएगा? एक रफ इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, ओके, क्या हम लोगों ने म्यू वगैरह सब सही लिए, परफेक्ट लिए? लेंस का आपको दे के रखा है 1.53 और वाटर का 1.3। ठीक है, तो इसकी रफ एक वैल्यू कैलकुलेट करके देखो कितनी आती है। 2.66 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड किया आपने इसको 1.53 से, 2.66 डिवाइडेड बाई
1.53। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हम लोगों ने इक्वेशन में छोटी सी एक गड़बड़ कर दी है। इसको राइट हैंड साइड भेजना होगा हमको, इसको राइट हैंड साइड भेजना होगा, मतलब ये रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। इक्वेशन में एक छोटी सी हमने गड़बड़ की है, इसको नीचे भेजिए तो ये बनेगा साइन डेल्टा मिन प्लस ए बाई 2 इक्वल्स टू 1.33 इंटू 2 यानी 1.53 डिवाइडेड बाई 2.66, 1.53 डिवाइडेड बाई 2.66। तो वो रेशो एक्चुअली उल्टा लिख दिया था हम लोगों ने, रेसिप्रोकल कर दीजिए उसका। 1.53 डिवाइडेड बाई 2.66 करेंगे तो अब ये दिख रहा है हमको 0.5 के आसपास आता हुआ, 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है ये 1.53 और नीचे 2.6 है। तो हम लोगों को वैल्यू जो दे के रखी है उसका यूज़ करते हैं। आपने लिखा ये वैल्यू आ गई 0.57, करके देखिए इसको, 0.57 के आसपास ही आएगी। दिख रहा है कि 0.55 से ज़्यादा होगी तो हम लोग 0.57 ले रहे हैं इसको, आप करके देखिए, ठीक है। तो एक ब्लैंक पेज इंक्लूड करते, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज करते हैं, वहाँ पे करते हैं, ये ऐड कर लिया है ना। और हमने लिख दिया साइन ऑफ, हम लोगों ने लिख दिया साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 0.57। तो ये जो अंदर की टर्म है डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये कितनी आ गई, ये आ गई साइन इनवर्स ऑफ 0.57, ये आ गई साइन इनवर्स ऑफ 0.57, ठीक है। तो यहां से आप इसकी वैल्यू उठाइए, साइन इनवर्स ऑफ 0.57 की कितनी आ रही है, 35 डिग्री। साइन इनवर्स ऑफ 0.7 35 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हमने रख दिया 35, तो डेल्टा मिन प्लस 60/2 इक्वल टू 35 रख रहा हूँ मैं, है ना, रफली निकाल रहे हैं हम वैल्यू। तो डेल्टा मिन बन गया 70 - 60, दैट इज 10 डिग्री। मल्टीप्लाई कीजिए 70 - 60, ये आ गया आपके पास 10 डिग्री। ये है डेल्टा मिन। ये है डेल्टा मिन, मिनिमम डिविएशन आ गया आपके सामने। क्लियर है बात सबको? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख का कारण किसी को भी? कोई दुखी तो नहीं है इन बातों से? चलो बहुत बढ़िया, बातें बढ़ा दी हम लोगों ने। आगे डिस्कशन बढ़ा देते हैं आगे। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ये रीड कीजिए ज़रा, सवाल क्या है ये। थिन प्रिज्म ऑफ एंगल, थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री gives a deviation of 3.2 degree. Find the refractive index, find the refractive index of the material, refractive index of the material you need to find out। क्या था एक्सप्रेशन, म्यू टाइम्स ऑफ, सॉरी ए टाइम्स ऑफ म्यू माइनस, यही था एक्सप्रेशन, यही था एक्सप्रेशन, ए टाइम्स ऑफ म्यू -1। अब भी किया था हम लोगों ने डिराइव, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने डिराइव, ए टाइम्स ऑफ म्यू -1 डेल्टा मिन, है ना, छोटे प्रिज्म के लिए, छोटे एंगल के प्रिज्म के लिए। इतना दे के रखा है आपको 5 डिग्री। इस पर मेरा डिस्कशन भी हुआ था कि वैसे तो छोटे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन वैसे 5 डिग्री तक ही वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 10 डिग्री तक भी दिया हो तो भी आप अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, है ना। चलिए कितना कितना निकालना, क्या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये बन गया डेल्टा 3.2 इक्वल्स टू ए विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ म्यू -1 को डिवाइड कीजिए, ये बन जाएगा 0.64, है ना। दिस इज 0.6, 5 6 30, 5 4 20, 0.64 इक्वल्स टू
म्यू -1 यानी म्यू की वैल्यू आ गई 1.64, म्यू की वैल्यू आ गई 1.64। ये आया है आपके सामने आंसर। ठीक है, किसका यही जवाब था? बड़ी अच्छी बात है अगर आप लोगों ने यही जवाब निकाला था तो। ओके आइए बातें बढ़ाते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिविएशन। अभी हमने क्या बात की थी? मिनिमम डिविएशन, डिविएशन मिनिमम चाहिए। अब आपको चाहिए मैक्सिमम डिविएशन। ये कहलाता है ग्रेजिंग इमरजेंस, ये कहलाता है ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या कहलाता है मेरे भाई? ये कहलाता है ग्रेजिंग इमरजेंस, ये कहलाता है ग्रेजिंग इमरजेंस। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, पहले चित्र देख लेते हैं। लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई और दूसरी सरफेस पे चिपक के निकली, ग्रेज करते हुए निकली, बिल्कुल ग्रेजिंग इमरजेंस है। कैसा इमरजेंस है? ग्रेजिंग इमरजेंस। आई और गई। क्या कहा मैंने ये कहा कि लाइट आएगी, मैंने ये कहा कि लाइट आएगी, बिल्कुल आएगी। एक सरफेस पे, एक सरफेस पे, एक सरफेस पे होगा इसका, एक सरफेस पे क्या होगा इसका? एक सरफेस पे इसका रिफ्रैक्शन होगा और फिर दूसरी सरफेस पे ये क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करेगी। किस पे स्ट्राइक करेगी? क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करेगी। दूसरी सरफेस पे ये क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करेगी। ये एंगल कह दिया आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ये है 90 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस जो है ये है कितना? ये है 90 डिग्री, ओके। R1 R2। लाइट क्या कर रही है? लाइट इज इंसिडेंट such that the angle of emergence is 90 degree। एंगल ऑफ इमरजेंस इज 90 डिग्री। अब आपको मालूम है, अब आपको मालूम है कि हम लोग, अब आपको मालूम है कि हम लोग I प्लस E माइनस ए इसको लिखते हैं डेल्टा, इसको लिखते हैं डेल्टा। अब आप बात कर रहे हैं मैक्सिमम डिविएशन की, अब आप बात कर रहे हैं मैक्सिमम डिविएशन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मैक्सिमम डिविएशन, तो आप क्या कह देंगे इसको? आप कहेंगे डेल्टा मैक्स इक्वल्स टू π/2 प्लस I माइनस ए। ये बना आपका एक्सप्रेशन। अब ए को हम लोग क्या लिखते हैं? ए को हम लोग लिखते हैं, साइड में लिख देते हैं, ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इस बात की जानकारी हमको है, इस बात की जानकारी हमको है कि जो अंदर वाले दोनों एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन हैं R1 R2, इनका सम क्या है? इनका सम है ए, ओके। अब आप मुझको एक छोटी सी बात बताइए डायग्राम में, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि आपने TIR पढ़ा है, आपने TIR पढ़ा है काफ़ी डिटेल में। आप मुझको एक बात बताओ कि कितने एंगल पे लाइट स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल चिपक के निकले? क्या कहते हैं उस एंगल को? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर मैंने एंगल उससे ज़्यादा कर दिया तो लाइट बाहर निकलेगी नहीं, अंदर रह जाएगी। फिर वो कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस बन जाएगी कि लाइट बाहर ही नहीं निकल रही है। मतलब मैंने एंगल कितना भेजा? ये जो R2 है, ओके, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस जो है
कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस जो है वो क्या है, वो ये है कि भाई साहब जो R2 है ना वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए और जो E है वो π/2 होना चाहिए। ठीक है, ये है कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। ये बता दिया आपने कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। ठीक, ये बता दिया आपने कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या कह दिया आपने? आपने ये कह दिया कि सर जी R1 + R2 तो A है बिल्कुल, लेकिन जो R2 है वो क्या है, वो θc है। जो R2 है वो क्या है, वो θc है। जो R2 है वो क्या है, वो क्रिटिकल एंगल है। अरे वो क्रिटिकल है तभी तो ये निकल रहा है यार इधर से, ठीक है ना, मालूम है हमको। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो हमको क्रिटिकल एंगल का रिजल्ट भी मालूम है। इस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, इस सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, ये म्यू है, ये 1 है, तो मैं लिखूंगा म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को मैंने R2 लिख दिया, R2 लिख दूं θc लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। यानी R2 को या θc को मैं साइन इनवर्स ऑफ 1/μ लिख सकता हूं। ऐसा लिखने में मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को कोई आपत्ति होगी, होनी भी नहीं चाहिए, काफी डिटेल में पढ़ा है TIR। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। R2 की वैल्यू है हमारे पास, अरे R2 की वैल्यू है हमारे पास, अरे R2 की वैल्यू है हमारे पास, अरे θc की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है। तो क्या यहां से मैं अब पहली सरफेस पे लगा सकता हूं फिर से स्नेल्स लॉ, μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर, साइन आर, μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर। साइन आर को क्या लिख सकते हो, साइन आर को सीधे लिख सकते हो आप लोग, साइन आर को क्या लिख सकते हो, साइन आर, साइन आर कौन सा आर है, ये R1 है, ये R1 है, ये R1 है, ठीक है। और आपने लिखा R1 + R2 इक्वल टू A, तो R1 को आप लिख सकते हो A माइनस R2, A माइनस R2, और R2 को लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। तो ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं R1 की, जो कि हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। साइन ऑफ आई, आई को आपने लिखा A माइनस, सॉरी आई को कुछ नहीं लिखा, साइन ऑफ आई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1, और R1 को आपने लिख दिया A माइनस R2, और R2 कैलकुलेट करना आपको अच्छी तरह से आता है, R2 कैलकुलेट करना आपको अच्छी तरह से आता है, नहीं भी दिया होगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बस इतनी बातें ध्यान रखनी है, इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसके आगे अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा के एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी रिजल्ट याद रखने की सलाह आपको नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप TIR की कंडीशन याद रखो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप TIR की कंडीशन याद रखो। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ग्रेजिंग इमरजेंस का अगर एंगल निकालना है तो हमने कहा μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई, आई को हमने लिख दिया IG यानी ग्रेजिंग इमरजेंस, इक्वल टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर, μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर। आर कौन सा है यहाँ पे, R1 है, आर कौन सा है यहाँ पे, R1 है। R1 को आपने लिखा A माइनस R2, R2 क्या है, θc है। तो ये बन गया आपके सामने, ये बन गया आपके सामने एक्सप्रेशन, ये बन गया आपके सामने एक्सप्रेशन, ठीक है। साइन IG की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो IG की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस के एंगल की। क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस θc, ओके। ये आ गई IG की वैल्यू, बस बस। अगर अगर
आपने इससे ज्यादा एंगल कर दिया तो वहां पे क्रिटिकल से ज्यादा आर बन जाएगा और लाइट बाहर ना निकल के अंदर ही रह जाएगी। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस कहलाएगी वो। क्या कहलाएगी? कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। क्या कहलाएगी वो? कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। मतलब अगर आप लोगों ने लाइट ऐसे भेजी, अगर आप लोगों ने लाइट ऐसे भेजी कि दूसरे फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी इन शॉर्ट जो R2 है, वो अगर क्रिटिकल से ज्यादा हुआ तो वहां पे क्या होगा? वहां पे लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी, अंदर ही रह जाएगी। ये कहलाएगी कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कोई भी रिजल्ट इसके लिए डायरेक्टली याद नहीं रखना है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। कोई भी फॉर्मूला इसके लिए नहीं रटना है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। ये पूरी एनालिसिस नहीं रटनी है, कुछ भी इसमें से नहीं रटना है। तो सर बता क्यों रहे हो? मेरा उद्देश्य सिर्फ तुमको ये बताना है कि यदि एक ब्लैंक पेज मिल जाए उस पर समझाता हूँ। मेरा उद्देश्य तुमको ये समझाना है कि तुमने अभी अभी IG का एक्सप्रेशन समझा। बिल्कुल समझा सर, बिल्कुल समझा हमने। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसे सेट किया, कि दूसरी सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू है, तो लाइट के साथ क्या होगा? तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, वो अंदर ही रह जाएगी। और इस कंडीशन के लिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई की कितनी मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है, आई की क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है, किस वैल्यू पे हम आई को भेजें कि दूसरी सरफेस पे जो आर है वो क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए। ओके, बाहर ना निकले। ठीक है, तो इस बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगले सेशन में चर्चा करेंगे इस पे। कुछ सवाल मैं आपके लिए दे के जा रहा हूँ, कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ एज अ होमवर्क, आपको वो ट्राई करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लीव करके जा रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चंस आपको करने हैं। DPP 1 to 6 आप लोग कर सकते हैं और NCERT आपको गो थ्रू करनी है। ये है आप लोगों के आज के लेक्चर का टास्क। ठीक है, तो मिलेंगे कल अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो तब तक के लिए मज़े से पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रेगुलर आओ, रेगुलर पढ़ो। देखो कुछ लेक्चर छोटे बनते हैं, कुछ लेक्चर बड़े बनते हैं, है ना। इसका ये बातें किस पे डिपेंड करती हैं? बातें डिपेंड करती है कंटेंट पे, कि कितना कंटेंट किसी लेक्चर में देना है। ओके, तो अगर कोई लेक्चर छोटा बना है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी रीज़न से लेक्चर बीच में बंद हो गया हो। अब जैसे पिछले लेक्चर के लिए मैं स्पेशली आपको बोल के गया था कि इट वाज नॉट इंटेंडेड, लेकिन लेक्चर बीच में बंद करना पड़ा, है ना। स्टिल सम स्टूडेंट्स इन द चैट कमेंट सेक्शन में वो बोल रहे थे कि जो है फ्री में कंटेंट दे रहे हैं तो कुछ भी देंगे, छोटा देंगे। इस तरह की बातें आप लोग मत किया करो, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समझो एक बार कि जो इंसान सामने खड़ा है या पूरी टीम जो है, अपने रेगुलर लाइफ कट शॉर्ट करके, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लेक्चर होते हैं तो दूसरी कोई जगह काम नहीं होता है? सारे लेक्चर्स मैनेज करके एक डेडिकेटेडली कंटेंट डेवलप किया जाता है आपके यूट्यूब लेक्चर्स के लिए, आपकी बैच के लिए, जिसमें सेपरेटली प्योरली एक पूरा ग्रुप है जो सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहा है। बोर्ड लेवल पे किस तरह की जो है कंटेंट जाना चाहिए, क्या क्वेश्चंस जाने चाहिए। अभी आपको लग रहा है कि ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बस खत्म, बाय बाय, ऐसा थोड़ी है। इसके बाद जो है PYQ सेशन स्टार्ट होगा, मैराथन स्टार्ट होगी, सैम्पल पेपर डिस्कशन स्टार्ट होगा। और आप लोग फिर ऐसी बातें करते हो तो क्या होता है? ऐसे में मोटिवेशन कम होता है इंसान का, समझ रहे हो। इमोशनल इंसान है, आप लोग ऐसी बात करोगे कि सर जो है फ्री में पढ़ा रहे हैं तो ऐसा करेंगे, ऐसा थोड़ी बात होती है, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। सोचो एक बार, खुद मेरी जगह पे खुद को रख के सोचो, खुद को मेरी जगह पे रख के सोचो। मेरी हालत अच्छी हो, ख़राब हो, तबीयत सही हो, बिगड़ी हो, कभी गला ख़राब हो, सर्दी हो, पीठ में दर्द हो, कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सेशन आपके कैंसिल नहीं होने देते हैं, क्लास होती है। अब देखो हम भी, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। कभी हो सकता है कि कोई लेक्चर उतना लंबा नहीं बन पाया ड्यू टू सम रीज़न, तो उसका ये मतलब थोड़ी कि आप ऐसी बातें करोगे, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो कि सामने वाले को जो है दिल पे लग जाए। ओके,
तो चलो एनीवेज मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।